जब इंदिरा गांधी जी ने 14 अग्रणी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और आपके राजा महाराजाओं को मुफ्त में मिलने वाले पैसे को जब बंद किया, तो इस चीज के निर्णय पर मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी में अनबन हो जाती है और वो सरकार से किनारा कर लेते हैं। वो सरकार से किनारा कर लेते हैं। कौन? आपको मैंने बता दिया है कि चौथा आम चुनाव जीतती है कौन? कांग्रेस पार्टी। आपको मैंने यह भी बता दिया है कि कांग्रेस ने इंदिरा गांधी को इसलिए प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बनाया था कि इंदिरा गांधी बहुत ही कौशलवान है, बहुत ज्यादा, और एक पूर्व प्रधानमंत्री की पुत्री है, इसलिए नहीं। इंदिरा गांधी को कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इसलिए प्रधानमंत्री बनाया था जिससे कि वो उन्हें आसानी से कंट्रोल कर सके और उनके कंधे पर रखकर बंदूक चला सके। बता दिया था मैंने आपको। जो 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री जी की आकस्मिक मृत्यु होती है, तो उसके बाद मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री, मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में क्या होता है? चुनाव होता है और मोरारजी देसाई हार जाते हैं और इंदिरा गांधी जीत जाते हैं। और उन्हें जिताता कौन है? उन्हें जिताते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जिन्हें सिंडिकेट मेंबर्स कहा जाता है। उन्होंने जिताया क्यों था? क्यों? जिससे कि वो आसानी से इंदिरा गांधी के माध्यम से अपनी नीतियों को लागू करा सके। अब मतलब आप ये कह सकते हैं कि बंदूक उनके कंधे पर और चलाए कोई और। समझ में आई बात? कि मान लो बंदूक मैंने आपके कंधे पर रखी, दुनिया को आपका चेहरा दिखेगा, लेकिन काम पीछे से कौन कर रहा है? मैं। जिस प्रकार से कठपुतली को चलाता कोई और है और दिखती सबको सामने क्या? कठपुतली। लेकिन वास्तविक रूप से कठपुतली अपने हिसाब से तो नहीं चलती ना, उसे जो चलाता है उसके हिसाब से वो चलती है ना। तो सिंडिकेट मेंबर्स ने यही सोचा था कि इंदिरा गांधी को ऐसी कठपुतली हम यूज करेंगे। और मैंने आपको बता दिया कि इंदिरा गांधी कोई कठपुतली तो असली में थी नहीं। वो भी एक ऐसे नेता की बेटी थी जिसने अपने समय के दिग्गजों को पटकनी दी थी, अपने समय के दिग्गजों को पटकनी दी थी। तो इंदिरा गांधी बहुत ही सोची समझी कन्या थी, बहुत ही सोची समझी राजनेता थी। हाँ, आप कह सकते हैं कि सिंडिकेट के मेंबरों से गलती हो गई कि उन्होंने इंदिरा गांधी को भोली समझ लिया, हिंदू को हिंदू ही समझ लिया, लेकिन हिंदू इंदिरा बन चुकी थी। जब उनके हाथ में सत्ता आई और 1967 के बाद जब वो इलेक्शन जीती, तो वो हिंदू से इंदिरा बन चुकी थी। और उन्होंने एक साल तक 1966 में उन्होंने सिर्फ चीजों को समझा, लेकिन जब 1967 में उनके नेतृत्व में पार्टी जीती, तो फिर उन्होंने पार्टी को अपने हिसाब से चलाना प्रारंभ किया और उसी का परिणाम होता है कांग्रेस पार्टी का विभाजन। कांग्रेस पार्टी का विभाजन आज हम चल रहे हैं इसी को विस्तार पूर्वक समझने। क्यों हुआ कांग्रेस पार्टी का विभाजन? क्या कारण है? क्या कारण थे जिस कारण से कांग्रेस दो भागों में बंट जाएगी? आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। हमने देखा कि 1967 के चुनाव के बाद केंद्र में कांग्रेस की सत्ता कायम है। इनको याद रखना, के कामराज साहब को याद रखना, इनको याद रखना है। कौन है ये उस समय के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। कौन है ये? उस समय के 1966 के टाइम के कांग्रेस अध्यक्ष हैं। कौन? के कामराज। ठीक। हमने देखा कि 1967 के चुनाव के बाद केंद्र में कांग्रेस की सत्ता कायम है, लेकिन उसे पहले जितना बहुमत हासिल नहीं था। साथ ही अनेक राज्यों में इस पार्टी के हाथ से सत्ता जाती रही। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया था कि कांग्रेस को चुनाव में हराया जा सकता है। बहरहाल अब भी कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं था। राज्यों में बनी अधिकतर गैर कांग्रेसी गठबंधन की सरकारें ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था।
कि जितनी भी 1967 में गैर कांग्रेसी सरकारें राज्यों में बनी, वो ज्यादा लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाई अपनी पावर। वो ज्यादा लंबे समय तक अपनी पावर को सस्टेन नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई, ये भी मैंने आपको बता दिया। क्योंकि बहुत सारे दल थे और सब में क्या, किस चीज की, सब में सत्ता की रस्सा कसी थी कि ये मेरे हिसाब से होना चाहिए, ये मेरे हिसाब से होना चाहिए। तो इस कारण से बहुत ही जल्दी उनका गठबंधन टूट गया और वो सत्ता से बाहर हो गए। सुनना आगे। इन सरकारों ने बहुमत खोया और इन्हें या तो नए सिरे से गठबंधन बनाना पड़ा अथवा राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। या तो उन्होंने फिर से अपना गठबंधन बनाया या फिर उन राज्यों में क्या लगा दिया गया, राष्ट्रपति शासन। समझ में आई बात, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। इंदिरा बनाम सिंडिकेट, इंदिरा बनाम सिंडिकेट यही है कांग्रेस के विभाजन की असली वजह। जब इंदिरा सिंडिकेट के इशारों पर काम करने से मना कर देती है तो सिंडिकेट के लोगों की ईगो हर्ट हो जाती है कि इसको हमने बनाया प्रधानमंत्री, ये बनी हमारे दम पर प्रधानमंत्री और आज ये हमारे द्वारा सुझाए गए विचारों पर अमल करने से मना कर रही है। कैसे मना कर रही है भाई, सुनना। सिंडिकेट बना इंदिरा गांधी, तो पहले समझते सिंडिकेट है क्या। मैंने पहले बता दिया सिंडिकेट है क्या। वैसे सिंडिकेट क्या है, सिंडिकेट कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का एक संगठन है, समूह है। कांग्रेस पार्टी के अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर ही सिंडिकेट एक समूह है, ग्रुप के अंदर ग्रुप है। समझ में आई बात, ग्रुप के अंदर भी ग्रुप होता है ना। अब आपका ही अगर 50 लोगों का ग्रुप होता है तो उसमें भी एक छोटा सा ग्रुप होता है जिसमें 3-4 दोस्त बहुत ही ज्यादा क्लोज होते हैं, तो उनका अपना एक अलग ग्रुप होता है ना। ग्रुप के अंदर ग्रुप तो जानते हो ना कि नहीं जानते। तो वैसे ही कांग्रेस पार्टी के अंदर एक छोटा सा समूह, एक छोटा सा ग्रुप, वो भी किनका, वरिष्ठ कांग्रेस के लोगों का। सुनना ध्यान से। इंदिरा गांधी को असली चुनौती विपक्ष से नहीं बल्कि खुद अपनी पार्टी के भीतर से मिली। उन्हें सिंडिकेट से निपटना पड़ा। सिंडिकेट अंडरलाइन कर लो, सिंडिकेट क्या है। सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था। सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसी ने इंदिरा गांधी का कांग्रेस संसदीय दल के नेता के रूप में चुना जाना सुनिश्चित किया था। यह सच है कि इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी के संसदीय दल का नेता बनाने में सिंडिकेट का बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को अपने फायदे के लिए संसदीय दल का नेता बनाया, क्योंकि मोरारजी देसाई को अगर बनाते तो मोरारजी देसाई सिंडिकेट की कभी बात ही नहीं सुनते। सिंडिकेट वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट प्राइम मिनिस्टर होते, वो सिंडिकेट के मेंबर्स की बात तक नहीं सुनते। तो इसीलिए सिंडिकेट के मेंबर्स ने यह सोचा था कि हम प्रधानमंत्री के तौर पर इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये कम अनुभवशाली हैं, इसलिए ये देश को चलाने में हमारी सराह को मानेगी और हमारे कहे अनुसार देश को चलाएंगे। किन्होंने सोचा था, सिंडिकेट के मेंबर्स ने। समझ में आई बात, आगे सुनो। सिंडिकेट के नेताओं को उम्मीद थी कि, सुन लो, ये देख लो, बात वही आ रही है। सिंडिकेट के नेताओं को उम्मीद थी कि इंदिरा गांधी उनकी सलाहों पर अमल करेंगी। सुन लिया भाई, सिंडिकेट के मेंबर्स को ये आशा थी कि हम अगर इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी के संसदीय दल का नेता अर्थात प्रधानमंत्री बनाएंगे तो इंदिरा गांधी हमारे अनुसार काम करेंगे, हमारी बातों पर अमल करेंगे। लेकिन इंदिरा गांधी है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी है। वो किसी ऐसे वैसे राजनीतिक परिवार से नहीं आ रही है जिसे सत्ता का लालच हो।
और वो आपके इशारे पर चलने के लिए मजबूर हो। ऐसे परिवार से नहीं आ रही है वो। उन्हें पता है, वो कम अनुभवशाली हैं, लेकिन उन्हें पता है कि कभी अपने कंधे पर बंदूक रखकर निशाना नहीं लगाने देना है किसी को, क्योंकि छवि खराब होगी तो किसकी होगी? आपकी, क्योंकि फ्रंट फेस किसका है? आपका। तो अगर जनता में मैसेज जाएगा कुछ गलत तो किसका जाएगा? आपका, कि आपके नेतृत्व में देश में ऐसा गलत कैसे हो गया, क्योंकि प्रधानमंत्री आप हैं। जनता ये नहीं देख रही कि सिंडिकेट वाले देश चला रहे हैं, वो सब देख रहे हैं कि इंदिरा गांधी देश चला रही है। अभी देश में कुछ भी गलत होगा तो आरोप किस पर लगेगा? मोदी जी पर। मोदी जी के कैबिनेट मेंबर्स पे नहीं लगेगा। किसी से भी गलती होगी तो वो गलती उस व्यक्ति पे नहीं थोपी जाएगी, वो गलती किस पे थोपी जाएगी? मोदी जी पे। क्यों? क्योंकि मोदी जी हैं अभी सरकार के फेस। तो उसी तरीके से उस समय फेस कौन था? इंदिरा गांधी। तो देश में कुछ भी गलत होता, कुछ भी जनता के साथ अन्याय होता तो उसकी जिम्मेदारी किसे उठानी पड़ती? इंदिरा गांधी को। तो इसीलिए इंदिरा गांधी ने बहुत सारे विचारों पर, सिंडिकेट के बहुत सारे विचारों पर अमल करना मना कर दिया। और वो चाहती थी कि अगली बार जब चुनाव हो तो जनता मुझे जाने, और जनता आपको तभी जानेगी जब आप अपने दम पर फैसला लेने की क्षमता रखेंगे। आप अपने दम पर फैसले लेने की क्षमता रखेंगे तभी जनता आपको पसंद करेगी, ये बात जान लो। और आप जब तक जनता की भलाई के लिए कुछ करके नहीं दिखाएंगे तब तक जनता आपको नहीं जानेगी। जनता आपको तभी जानेगी जब आप जनता के लिए स्टैंड लेना सीख जाएं। चाहे पार्टी उनका स्टैंड ले या ना ले, लेकिन आप उनका स्टैंड लें, तब जनता आपके साथ जुड़ेगी। तो इंदिरा गांधी भी यही चाहती थी कि आगामी चुनाव में मुझे सिंडिकेट की जरूरत ना पड़े, मैं अपने दम पर प्रधानमंत्री की चेहरा बनी रहूं। तो उन्होंने ऐसे बहुत सारे काम करने प्रारंभ किए जो कि सिंडिकेट के मेंबरों को पसंद नहीं थे। सुनना, बहरहाल इंदिरा गांधी ने सरकार और पार्टी के भीतर खुद का मुकाम बनाना शुरू किया। उन्होंने अपने सलाहकारों और विश्वस्तों के समूह में पार्टी से बाहर के लोगों को रखा। धीरे धीरे और बड़ी सावधानी से उन्होंने सिंडिकेट को हाशिए पर ला खड़ा किया। इस तरह इंदिरा गांधी ने दो चुनौतियों का सामना किया। उन्हें सिंडिकेट के प्रभाव से स्वतंत्र अपना मुकाम बनाने की जरूरत थी। कांग्रेस ने 1967 के चुनाव में जो जमीन खोई थी उसे भी उन्हें हासिल करना था। इंदिरा गांधी ने बड़ी हास्यिक रणनीति अपनाई। उन्होंने एक साधारण से सत्ता संघर्ष को विचारधात्मक संघर्ष में बदल दिया। उन्होंने सरकार की नीतियों को वामपंथी रंग देने के लिए कई कदम उठाए। 1967 की मई में कांग्रेस कार्य समिति ने उनके प्रभाव से 10 सूत्रीय कार्यक्रम अपनाया। इस कार्यक्रम में बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण, आम बीमा के राष्ट्रीयकरण, शहरी संपदा और आय के परिसीमन, खाद्यान्न का सरकारी वितरण, भूमि सुधार तथा ग्रामीण गरीबों को आवासीय भूखंड देने के प्रावधान शामिल थे। हालांकि सिंडिकेट के नेताओं ने औपचारिक तौर पर वामपंथी खेमे के इस कार्यक्रम को स्वीकृति दे दी, लेकिन इसे लेकर उनके मन में गहरे संदेह थे। इंदिरा गांधी ने जो अंदरूनी लड़ाई थी उसे विचारधारा की लड़ाई बना दी और उन्होंने जनता के विकास के लिए 10 सूत्रीय कार्यक्रम जारी किया, जिससे कि जनता में उनकी छवि बन सके। किस प्रकार की? जन कल्याणकारी छवि, कि ये नेता अगर देश के शासन में रहेगा तो देश के गरीबों का उद्धार होगा, देश के गरीबों का उद्धार होगा। उन्होंने इसी प्रकार के 10 कार्यक्रमों को प्रारंभ किया। कौन कौन से कार्यक्रम? पहला कार्यक्रम क्या है? पहला कार्यक्रम है बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। पहले सारे प्राइवेट बैंक थे,
तो प्राइवेट बैंकों को हटाकर उन सभी प्राइवेट बैंकों को सरकारी बैंक बना दिया। पहले जो आपकी बीमा कंपनियां होती थी वो प्राइवेट होती थी, उनको भी सरकारी कर दिया, सरकारी कर दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने शहरी संपदा और आय के परिसीमन, मतलब चीजों को सही ढंग से सरकार के नियंत्रण में सारी चीजें कर दी, जिससे कि जनता को ये विश्वास हो कि सरकार हमारे लिए काम कर रही है। और उन्होंने क्या किया, खाद्यान्न का सरकारी वितरण। आज जो राशन बंट रहा है, ये राशन बांटने की पॉलिसी इंदिरा गांधी ने ही प्रारंभ करी कि सरकारी दुकान से आपको राशन दिया जाएगा, वो भी सस्ती कीमतों पर। और फिर क्या था, भूमि सुधार। भूमि सुधार में क्या था कि जिन लोगों के पास हद से ज्यादा जमीन है, उन लोगों से जमीन छीनी जाए और वो जमीन गरीब जनता को दी जाए, जिससे कि गरीब जनता भी अपने जीवन को सही ढंग से संचालित कर सके, अपने जीवन को सही ढंग से संचालित कर सके। अगला सुनिए, ग्रामीण गरीबों को आवासीय भूखंड देने के प्रावधान शामिल थे। गरीब लोगों के पास, जिनके पास अपना घर बनाने की जगह नहीं थी, उन गरीब लोगों को घर बनाने के लिए जगह भी इंदिरा गांधी ने उपलब्ध करवाई। तो इन सब कार्यक्रमों के माध्यम से इंदिरा गांधी ने अपनी छवि पूरे गांव में एक कल्याणकारी प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया, और वो सफल भी रही इसमें, वो सफल भी रही इसमें, वो सफल रही। और इससे सिंडिकेट को ये आभास हो गया कि ये लड़की अब हमारे नियंत्रण में नहीं है, अब ये हमारे अनुसार चलने वाली नहीं है, ये अपने लिए जमीन तैयार कर रही है, जिससे कि आगामी चुनाव में इसे हमारी जरूरत ना पड़े। वो इस चीज को भांप गए, कौन, सिंडिकेट के मेंबर। पर इस नीति में उन्होंने किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया, उन्होंने इस पर सहमति दर्ज कर दी, क्योंकि उन्हें भी पता था कि अगर हम इसमें असहमति दर्ज करेंगे तो इंदिरा गांधी सीधे तौर पर कह देगी कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस प्रकार की समाज कल्याणकारी नीतियों को मानने से इनकार कर रहे हैं। तो ये उन नेताओं के लिए क्या चला जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसीलिए उन नेताओं ने इस पॉलिसी को अपनाने में किसी भी प्रकार की हिचक नहीं दिखाई। समझ में आएगा। आते हैं राष्ट्रपति पद का चुनाव कब, 1969। क्या है, 1969 में भारत में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पद का चुनाव होता। तब तक इंदिरा गांधी और सिंडिकेट में दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और ये दूरियां इस चुनाव में हद से ज्यादा नजर आती है। राष्ट्रपति के चुनाव में इंदिरा गांधी और सिंडिकेट की दूरियां हद से ज्यादा नजर आने लग जाती हैं। तो सुनिएगा बहुत ध्यान से। सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच की गुटबाजी 1969 में राष्ट्रपति पद के चुनाव के समय खुलकर सामने आ गई। तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के कारण उस साल राष्ट्रपति पद खाली था। इंदिरा गांधी की असहमति के बावजूद, सुन लो यहाँ पे, इंदिरा गांधी की असहमति के बावजूद उस साल सिंडिकेट ने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष एन संजीवा रेड्डी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में खड़ा करवाने में सफलता पाई। इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी कि एन संजीवा रेड्डी भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने, लेकिन सिंडिकेट के मेंबर्स ने उन्हें कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनवाने में सफलता प्राप्त की। फिर इंदिरा गांधी ने क्या चाल चली, सुनो। एन संजीवा रेड्डी से इंदिरा गांधी की बहुत दिनों से राजनीतिक अनबन चली आ रही थी। ऐसे में इंदिरा गांधी ने
भी हार नहीं मानी। उन्होंने तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को बढ़ावा दिया कि वे एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन भरें। इंदिरा गांधी ने 14 अग्रणी बैंकों के राष्ट्रीयकरण 14 अग्रणी बैंकों के राष्ट्रीयकरण और भूतपूर्व राजा महाराजाओं को प्राप्त विशेषाधिकार यानी प्रिवी पर्स को समाप्त करने जैसे कुछ बड़ी और जनप्रिय नीतियों को घोषणा भी की। उस वक्त मोरारजी देसाई देश के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री थे। उपयुक्त दोनों मुद्दों पर प्रधानमंत्री और उनके बीच गहरे मतभेद उभरे और इसके परिणाम स्वरूप मोरारजी देसाई ने सरकार से किनारा कर लिया। उस समय के वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने जब इंदिरा गांधी जी ने 14 अग्रणी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और आपके राजा महाराजाओं को मुफ्त में मिलने वाले पैसे को जब बंद किया, तो इस चीज के निर्णय पर मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी में अनबन हो जाती है और वो सरकार से किनारा कर लेते हैं। वो सरकार से किनारा कर लेते हैं। कौन? मोरारजी देसाई। ठीक है। गुजरे वक्त में भी कांग्रेस के भीतर इस तरह के मतभेद उठ चुके थे, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग ही था। इन दोनों फैसलों ने, ये जो दोनों फैसले लिए इंदिरा गांधी ने, इन दोनों फैसलों ने इंदिरा गांधी को बहुत लोकप्रिय बना दिया, क्योंकि जनता इस चीज से तंग आ गई थी कि इन राजा महाराजाओं को अभी भी मुफ्त में पैसा दिया जा रहा है। ये कुछ कर नहीं रहे हैं, फिर भी इनको मुफ्त का पैसा दिया जा रहा है। ये जनता को रास नहीं आ रहा है। जनता को ये रास नहीं आ रहा था। जनता ये चाहती थी कि इन पैसों का उनके विकास में प्रयोग किया जाए। इनको क्यों? इनके घर तो भरे पड़े हैं, फिर भी सरकार इनको पैसा क्यों दे रही है? तो इंदिरा गांधी ने जब इस चीज को समाप्त किया, तो जनता में इंदिरा गांधी की एक अलग छवि बनकर उभरी और इंदिरा गांधी के अपनी पार्टी में भी एक सकारात्मक छवि बनी। इंदिरा गांधी की अपनी एक सकारात्मक छवि बनी। भाई हर सांसद जानता है अपने क्षेत्र का मुआवजा कर रहा है और उसे पता है कि उसके क्षेत्र की जनता इन सभी फैसलों पर किस प्रकार की राय रखती है। वो भी सुन रहा है इस चीज को। ऐसा तो नहीं है कि सांसद जान ही नहीं रहा कि उसके क्षेत्र में जनता किस प्रकार की बातें कर रही है। सरकार जो फैसले ले रही है उन पर उसकी जनता का क्या विचार है, क्या विमर्श कर रही है, सब जान रहे हैं ना भाई। हर नेता को पता होता है कि वो जीतेगा कि हारेगा, ऐसा सबको पता होता। तो इसी प्रकार से सरकार के द्वारा लिए जाने वाले फैसलों को नेता जब जाते हैं अपने एरिया में, तो वो भी सुनते समझते हैं। तो जब इंदिरा गांधी ने ये फैसले लिए, तो जनता में एक अलग प्रकार का रिस्पॉन्स आया। राष्ट्रपति चुनाव का पता ही चल गया आपको। एन संजीवा रेड्डी को इंदिरा गांधी पसंद नहीं करती थी और कांग्रेस पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बना दिया था। और इंदिरा गांधी ने उस समय के उपराष्ट्रपति वीवी गिरी जी को कहा कि आप स्वतंत्र रूप से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बन जाओगे, और वो मान भी जाते। आगे सुनो क्या होता है। लेकिन इस बार मामला कुछ अलग ही था। दोनों गुट चाहते थे कि राष्ट्रपति पद के चुनाव में ताकत को आजमा लिया जाए। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा, उस समय के कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? एच निजलिंगप्पा ने व्हिप जारी किया कि सभी कांग्रेस सांसद और विधायक पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार संजीवा रेड्डी को वोट डालेंगे। इंदिरा गांधी ने समर्थक गुट के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की विशेष बैठक आयोजित करने की याचना की, लेकिन उनकी यह याचना स्वीकार नहीं की गई। वीवी गिरी का
छुपे तौर पर समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खुले आम अंतर आत्मा की आवाज पर वोट डालने को कहा। इसका मतलब था कि कांग्रेस के सांसद और विधायक अपनी मन मर्जी से किसी भी उम्मीदवार को वोट डाल सकते हैं। आखिरकार राष्ट्रपति पद के चुनाव में बीबी गिरी की विजय हुई। वे स्वतंत्र उम्मीदवार थे, जबकि एन संजीवा रेड्डी कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार थे। अब आप देख लो, जब इंदिरा गांधी जी ने आह्वान किया कि आप अपनी इच्छा से अंतर आत्मा की आवाज से वोट डाल सकते हैं, तो फिर क्या हुआ? फिर कांग्रेस के जो आधिकारिक उम्मीदवार थे एन संजीवा रेड्डी, वो हार जाते हैं, और जो स्वतंत्र उम्मीदवार होते हैं, कौन? बीबी गिरी, वो जीत जाते हैं। तो इससे साफ हो गया कि आज के तत्कालीन समय में कांग्रेस पर किसका होल्ड है। सबको पता चल गया कि अब कांग्रेस इंदिरा गांधी के कंट्रोल में आ गई है। अब कांग्रेस के सिंडिकेट मेंबरों के इर्द गिर्द नहीं घूमती। अब कांग्रेस की सूरज कौन बन गई है? इंदिरा गांधी, ना कि सिंडिकेट के मेंबर्स। सबको पता चल गया, सबने जान लिया कि कांग्रेस में ताकत का ध्रुव कौन है। सबको इस बात का पता चल गया, और यहीं से कांग्रेस दो टुकड़ों में बंट जाती है। यहीं से कांग्रेस दो टुकड़ों में बढ़ जाती है। सुनिएगा ध्यान से। कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक उम्मीदवार की हार से कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार की हार से पार्टी का टूटना तय हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। पार्टी से निष्कासित प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी ही असली कांग्रेस है। इंदिरा गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी, वो जिस पार्टी में है, वो ही असली कांग्रेस। 1969 के नवंबर तक सिंडिकेट की अगुवाई वाले कांग्रेसी खेमे को कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन और इंदिरा गांधी की अगुवाई वाले कांग्रेस खेमे को रिक्विजिनिस्ट कहा जाने लगा। इन दोनों दलों को क्रमशः पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस भी कहा जाता था। इंदिरा गांधी ने पार्टी की स्टूट को विचारधाराओं की लड़ाई के रूप में पेश किया। उन्होंने इसे समाजवादी और पुरातन पंथी तथा गरीबों के हिमायती और अमीरों के तरफदार के बीच की लड़ाई करार दिया। इस चीज में इंदिरा गांधी ने कहा कि ये जो सिंडिकेट वाले हैं, ये अमीरों के तरफदार हैं, और मैं गरीबों की उद्धारक। और उन्होंने ऐसे काम भी बहुत सारे कर दिए थे, जिससे कि जनता में ये छवि चली गई थी कि इंदिरा गांधी एक समाजवादी नेता है, और इंदिरा गांधी गरीब जनता की भलाई के लिए काम करने के लिए इच्छुक है वो, और वो जनता की वास्तविक भलाई करना चाहती है। आइए समझ लेते हैं कि क्या है आपका ये प्रिवी पर्स। ये प्रिवी पर्स क्या है, समझ में आएगा? ये प्रिवी पर्स क्या है, और इसे समाप्त करने पर इंदिरा गांधी इतना ज्यादा उत्साहित क्यों हुई, और इसने इंदिरा गांधी के चुनावी मंसूबों को किस प्रकार से सफल होने में मदद की। सुनिए क्या है प्रिवी पर्स। पहले अध्याय में आपने देसी रियासतों के विलय के बारे में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? देसी रियासतों का विलय भारतीय संघ में करने से पहले सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि रियासतों के तत्कालीन शासक परिवार को निश्चित मात्रा में निजी संपदा रखने का अधिकार होगा। साथ ही सरकार की तरफ से उन्हें कुछ विशेष भत्ते भी दिए जाएंगे। ये दोनों चीजें, यानी शासन की निजी संपदा और भत्ते, इस बात को
आधार मानकर तय की जाएगी कि जिस राज्य का विलय किया जाता है उसका विस्तार, राजस्व और क्षमता कितनी है। इस व्यवस्था को प्रिवी पर्स कहा गया। रियासतों के विलय के समय राजा और महाराजाओं को दी गई इस विशेष सुविधा की कुछ खास आलोचना नहीं हुई थी। उस वक्त देश की एकता, अखंडता का लक्ष्य ही प्रमुख था, क्योंकि उस समय देश को एकजुट करना था। इसलिए उस समय प्रिवी पर्स का किसी भी नेता ने विरोध नहीं किया। क्यों? क्योंकि उस समय अगर विरोध करते तो ये राजा महाराजा घोड़े की तरह बितक जाते। कहते कि आप हमारा राज्य भी ले रहे हैं और आप हमारे कमाई का कुछ साधन भी नहीं दे रहे। हमारी कमाई का साधन है भाई हमारा राज्य, और सारा राज्य आपको दे देंगे तो हमारी कमाई कैसे होगी? हम क्या खाएंगे पहनेंगे? हमारा कैसा जीवन चलेगा? इसीलिए उस समय की सरकार ने इस चीज को बहुत ही आसानी से होने दी। लेकिन आजादी के 20 साल बाद, 18 साल के बाद इस चीज को चलते देना सरकार के ऊपर फाइनेंशियली बहुत ज्यादा बर्डन डाल रहा था। सरकार की समाज कल्याणकारी नीतियों को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा था। इसीलिए सरकार ने इस चीज को बहुत बार समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन राजा महाराजाओं को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता था, जिस कारण से वो इसे समाप्त नहीं होने देते। लेकिन इंदिरा गांधी ने इस चीज को समाप्त किया और जनता में अपनी एक अलग छवि बनाई, अपने आप को एक समाजवादी नेता के रूप में प्रस्तुत किया कि समाज में सब एक बराबर है, ना कोई राजा है और ना कोई फकीर है, सब एक बराबर है, सब जनता है। देश की राजनीति की नजर में सब जनता है, ना कोई राजा है, ना कोई महाराजा है, ना कोई रंक है, ना कोई फकीर है, सब एक बराबर है, सब एक बराबर है। और उन्होंने इसीलिए प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया। बहरहाल ये वंशानुगत विशेषाधिकार भारतीय संविधान में वर्णित समानता और सामाजिक आर्थिक न्याय के सिद्धांतों से मेल नहीं खाते थे। नेहरू ने कई दफे इस व्यवस्था को लेकर अपना असंतोष जताया। 1967 के चुनाव के बाद इंदिरा गांधी ने प्रिवी पर्स को खत्म करने की मांग का समर्थन किया। उनकी राय थी कि सरकार को प्रिवी पर्स की व्यवस्था समाप्त कर देनी चाहिए। मोरारजी देसाई प्रिवी पर्स की समाप्ति को नैतिक रूप से गलत मानते थे। उनका कहना था कि यह रियासतों के साथ विश्वासघात के बराबर होगा। किस बात का विश्वासघात? देश की जनता की भलाई सबसे पहले है कि इनके राजा महाराजाओं का जेब भरना जरूरी है? आप मुझे बताओ। जनता की भलाई। और ये राजा महाराजा भी तो किसके लिए थे? जनता के लिए ही थे ना। ये राजा महाराजा क्या अपने सुख सुविधा के लिए उस गद्दी पे बैठे थे या कि जनता की भलाई के लिए बैठे थे? और अगर ये मुफ्त का पैसा फिर क्यों ले रहे हैं? इंदिरा गांधी ने यही सवाल किया कि फिर इनका मुफ्त में पैसा लेना किस प्रकार से सही है। और उन्होंने इसी सिद्धांत के अनुसार प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया और इससे भारत के राजस्व को बहुत बड़ा फायदा हुआ। जो पैसा मुफ्त में राजा महाराजाओं के ऐशो आराम के लिए जा रहा था, वो पैसा देश की जनता की भलाई के लिए जाना प्रारंभ हो गया। वो देश की जनता की भलाई की तरफ जाने लगा। आगे सुनो। प्रिवी पर्स की व्यवस्था को खत्म करने के लिए सरकार ने 1970 में संविधान में संशोधन के प्रयास किए, लेकिन राज्यसभा में यह मंजूरी नहीं पा सका। इसके बाद सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया, लेकिन इसे सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। इंदिरा गांधी ने इसे 1971 के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाया और इस मुद्दे पर उन्हें जन समर्थन भी खूब मिला। 1971 में मिली भारी जीत के बाद संविधान में संशोधन हुआ। इस तरह प्रिवी पर्स की समाप्ति की राह में मौजूद कानूनी अड़चनें खत्म हो गई। उस समय तो ये नहीं समाप्त हो पाया, लेकिन जब अभी पार्टी टूट गई तो जो पुरानी कांग्रेस के साथ चले गए सांसद और जो नई कांग्रेस के साथ चले गए, इस प्रकार से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के पद से हट जाती हैं। क्यों? क्योंकि अब उनके पास बहुमत नहीं था। बहुमत नहीं था तो इसलिए फिर चुनाव होता है।
1971 में फिर चुनाव होता है और उस चुनाव में दोनों कांग्रेस अपनी ताकत को आजमाती है। इंदिरा गांधी अपनी छवि को एक समाजवादी नेता के रूप में पोर्ट्रे करती है, जनता के कल्याणकारी नेता के रूप में अपने आप को पोर्ट्रे करती हैं और फिर कहती हैं कि अगर आपने उनको वोट दिया, पुरानी कांग्रेस को वोट दिया, अर्थात आपने अमीरों की जेब भरी, और आपने मुझे वोट दिया अर्थात आपने अपना विकास किया। इस मुद्दे पर चुनाव होता है और 1971 का चुनाव इंदिरा गांधी धूमधाम से जीतती हैं। ये हम अगली क्लास में विस्तार पूर्वक समझेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय